नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी इस सीरीज़ में आज मैं चर्चा करूंगा जापान और उसकी पैसिफिस्ट पॉलिसी को लेकर के। तो हाल ही के समय में कुछ ऐसा हुआ है कि जापान अपनी इस शांति की नीति को त्यागना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? आज के कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस को देखते हुए जापान ऐसा क्यों करना चाहता है, इस पे हम कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करेंगे। मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और आज हम जापान की सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अभी तक की इस नीति और इसको त्यागने के पीछे की वजहों पर चर्चा करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यू कैन सी हियर द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। ही इज द ब्रेन behind the abandonment of this pacifist policy. He truly wants to abandon it. So let us look into detail. ये आप जापान का नक्शा देख सकते हैं। जापान के नक्शे में आप कुछ बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये है सी ऑफ जापान, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जापान का पूरा EEZ है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक जापान का फैला हुआ है। ये रशिया की सीमा आप देख सकते हैं। रशिया का व्लादिवोस्तोक यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्लादिवोस्तोक से चेन्नई को कनेक्ट करने के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी भारत के यहाँ पे गए थे और इसको चेन्नई से कनेक्ट करने के लिए एक रूट की बात चल रही है। ये रशिया का फार ईस्ट एरिया है जो अभी तक डेवलप्ड नहीं है वेस्टर्न यूरोपियन के एरिया के कंपैरिजन में। ये है रशिया का सखालिन आइलैंड। इसमें और जापान में थोड़ा बहुत विवाद चलता रहता है। यहाँ पे है ये ला पेरूस स्ट्रेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान में आप नॉर्थ से साउथ आइलैंड्स के क्रम को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है होकाइडो आइलैंड, फिर आता है होन्शु आइलैंड, फिर आता है शिकोकू आइलैंड और आखिरी में आता है क्यूशु आइलैंड। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु ये चार इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, चार मेजर आइलैंड्स हैं। और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि होकाइडो आइलैंड पे कौन सा सिटी सिचुएटेड है, इसके बाद होन्शु पे कौन सा सिचुएटेड है। जैसे कि यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सेंडाई फ्रेमवर्क, कोई बता सकता है कि किस चीज़ को लेकर के हुआ था? कमेंट थ्रेड में यू कैन टेल मी। इसके अलावा यहाँ की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला और सबसे ज़्यादा पॉपुलस कॉस्मोपॉलिटन सिटी है पूरे विश्व में। इसके बाद नागोया प्रोटोकॉल आप सबने सुना होगा, तो ये नागोया यहीं पे सिचुएटेड है। क्योटो जापान की जो पुरानी राजधानी है वो भी यहीं पे है। ओसाका यहीं पे सिचुएटेड है। ओसाका, नाओमी ओसाका आप सब जानते होंगे, लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं जापान की, जापानी मूल की। इसके बाद हिरोशिमा, जिसने कल 75th एनिवर्सरी अपनी मनाई है। यहाँ पे जो एटॉम बॉम्ब गिराया गया था उसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ये शिकोकू आइलैंड पे सिचुएटेड है। क्यूशु आइलैंड पे इंपॉर्टेंट सिटी है नागासाकी। आप सबको 9 अगस्त तो पता ही होगा। 9 अगस्त को यानी कि आज से 2 दिन बाद नागासाकी पे हुए एटॉमिक हमले के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सो जापान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड and Hiroshima and Nagasaki are the twin cities who have faced the devastation which is caused by the atomic attacks. तो ये रही इस पूरे के पूरे एरिया की एक बेसिक जानकारी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये फिलीपींस का सी है। इसके नीचे मैप में फिलीपींस आ जाता है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और इसी के आगे इंटरनेशनल डेट लाइन भी जाती है। तो चलिए हम और इसमें डिटेल में जाते हैं। 75 ईयर्स ऑफ एटॉमिक अटैक्स। आप सबको पता है 6 अगस्त यानी कि कल 75 वर्ष पूरे हुए हिरोशिमा के अटैक पे, और 9 अगस्त को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे नागासाकी के में हुए एटॉमिक अटैक में। उसके बाद से काफ़ी पानी बह चुका है पैसिफिक ओशन में। सो पैसिफिक ओशन को एक शांत ओशन कहा जाता है और जो पैसिफिस्ट वर्ड है यानी कि शांति की नीति, वो भी यहीं से आया है। आज की जो रियलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से भिन्न हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर था उससे। आज चाइनीज़ जो पूरा का पूरा असर्टिवनेस है उसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये खतरा आज हमारे सामने नहीं है। उस समय जो एलाइड पावर्स थी, अच्छा हुआ क्या था? सबसे पहले आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिकली, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बस एक क्विक समरी दे देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में 3 कंट्रीज़ थे यानी कि एक्सेस पावर्स थी और एलाइड पावर्स थी। तो एलाइड पावर्स में आपको पता है यूएस, यूके और ब्रिटेन, ये सारे के सारे देश थे। ब्रिटेन के साथ साथ यूएसएसआर। तो यूएस, यूके और यूएसएसआर 3 मेजर देश थे। और एक्सेस पावर में जो 3 मेजर देश थे उसमें नाजी जर्मनी, फासी इटली और तीसरा था मिलिटेरियन जापान। तो जब इटली और जर्मनी की हार हो जाती है यूरोप में और जापानीज मिलिट्रलिज्म अपने चरम पे होता है, तो अब एलाइड पावर्स में आपको पता है कि यूएसएसआर, उस समय के यूएसएसआर की रेड आर्मी ने ही बर्लिन को अपने कब्जे में ले लिया था जब स्टालिन की सेना ने
मॉस्को से खदेड़ना चालू किया और सीधे वो आकर के बर्लिन पे ही रुके थे नाजी जर्मनी की फोर्सेस को। तो अमेरिका को इस बात की चिंता थी, ये बहुत कम लोगों को ये सारी बातें पता होती हैं, जब आप काफ़ी उसमें टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि अमेरिका को इस बात की चिंता थी कि यूएसएसआर ने जर्मनी को हरा करके, क्योंकि हिटलर की जो क्रूरता है उसके किस्से ही अलग थे, तो यूएसएसआर ने जर्मनी को हरा करके एक बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली थी। दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी उसका नाम बढ़ रहा था, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो अमेरिका को इस बात का डर था कि एक तो मेरे पे पर्ल हार्बर का अटैक हुआ, इतना बुरा अटैक जिसमें अमेरिका की पूरी नेवी तबाह हो गई, ये पर्ल हार्बर का अटैक। और इस पे एक मूवी भी है पर्ल हार्बर, आप चाहो तो देख सकते हो, आपको डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये पैसिफिक में एक आइलैंड है अमेरिका का, पर्ल हार्बर, और यहाँ पे एक अटैक हुआ था, जापानीज ने किया था, जिसके बाद अमेरिका को विवश होकर के इस युद्ध में उतरना पड़ा था। वरना अमेरिका की हमेशा से नीति रही थी आइसोलेशन की, कि हमें यूरोप के युद्ध से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो एलाइड पावर्स प्लान कर रहे थे एक इन्वेजन, यूएसएसआर नॉर्थ से इन्वेट करना चाहता था। आप इस मैप में फिर से देख सकते हो कि ये रहा यूएसएसआर तब का, और ये रहा मतलब इधर का ये पूरा का पूरा एरिया रशिया का, और ये है नॉर्थ कोरिया। तो रशिया लगातार कोरियंस को भड़का रहा था। उस समय ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जापानीज इंपीरियलिज्म का हिस्सा थे, उनके एम्पायर का हिस्सा थे। अभी आगे के मैप में इसे मैं डिटेल में दिखाऊंगा। तो रशिया नॉर्थ कोरिया के माध्यम से और इस पूरे के पूरे एरिया के माध्यम से जापान पे इन्वेट करना चाहता था। रशिया इन्वेट करना चाहता था, साथ ही साथ यूएसए भी इन्वेट करना चाहता था, लेकिन उससे होने वाली जो कैजुअलिटीज थी वो बहुत ही ज़्यादा होती। जाहिर सी बात है अमेरिका और यूएसएसआर जापान को हरा करके भी अपने काफ़ी सैनिकों को और काफ़ी आर्मरी को लॉस कर देते। उसी समय ऐसा हुआ कि अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट में, आपको पता होना चाहिए ये हिस्सा जो न्यू मैक्सिको स्टेट का है ये बेसिकली मैक्सिको का हिस्सा था जिसे अमेरिका ने युद्ध में हरा करके जीता था। वहाँ पे उनका जो एम्बिशियस मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, यानी कि एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट, वहाँ पे ट्रिनिटी, ये नाम आपको याद होना चाहिए, ट्रिनिटी नाम से पहला एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पे टेस्ट कर लिया गया था, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था और अमेरिका पूरी तरीके से तैयार था। अमेरिका ने 3 बॉम्ब टोटली बनाए थे। पहला ट्रिनिटी था, दूसरा लिटिल बॉय था जो कि गिराया गया 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, द सेकेंड वन वॉज लिटिल बॉय, एंड द थर्ड वन वॉज फैट मैन जो गिराया गया 9 अगस्त को नागासाकी पे। तो अमेरिका ने 3 बॉम्ब प्रिपेयर किए थे और ट्रिनिटी सबसे पहले न्यू मैक्सिको स्टेट में इसका टेस्टिंग हो चुका था, एक्सपेरिमेंट हो चुका था, और ये चीज़ सामने आई थी कि हम बॉम्ब के माध्यम से जापान को वैसे ही घुटनों पे अपने ला करके खड़ा कर सकते हैं। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब जापान युद्ध में हार गया, ये दोनों के दोनों अटैक हो गए, उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में जापान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये 3 मई 1947 को जापान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिसने मेजी कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया। तो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मेजी कॉन्स्टिट्यूशन जापान का वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो जापान ने अपने इंपीरियलिज्म की शुरुआत करते हुए, जब जापान में मॉडर्नाइजेशन तेजी से हुआ तो 1870s के टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था। जैपनीज बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए कि जैपनीज सोसाइटी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है अपने रिचुअल्स को लेकर के, अपने रूल्स को लेकर के, अपने नॉर्म्स को लेकर के। हाँ, उनमें साइंटिफिक कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, साइंटिफिक टेम्पर है, लेकिन साथ ही साथ वो रिलीजियस भी हैं, अपने कस्टम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। सो जैपनीज वर नॉट रेडी फॉर अडॉप्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पूरी की पूरी वेस्टर्न वैल्यूज़ भरी हुई थी, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 9। इसी आर्टिकल 9 को लेकर के सारा का सारा खेल है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रिनंसिएशन ऑफ वॉर की बात करता है कि जापान कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा और हमेशा एक पैसिफिस्ट अप्रोच को अपनाएगा, क्योंकि जापान ने युद्ध के दंश झेले हैं, युद्ध से होने वाली मारामारी झेली है और इकलौता ऐसा देश है जिसने एटॉमिक हमले भी झेले हैं। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन आज तक एक भी बार अमेंडेड नहीं हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। ये एक बहुत छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बेसिकली 5000 वर्ड्स हैं। देयर आर ओनली 5000 वर्ड्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन और ये बहुत डिटेल में भी नहीं है। इसमें अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए जैपनीज पार्लियामेंट का, जिसे हम डाइट कहते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द जैपनीज पार्लियामेंट? द नेम ऑफ जैपनीज पार्लियामेंट इज डाइट। और इसमें 2 हाउसेस हैं, जैसे इंडिया में होते हैं, यूएस की कांग्रेस है, वैसे यहाँ पे भी 2 हाउसेस हैं। और यहाँ पे आपको अमेंडमेंट के लिए 2/3 समर्थन चाहिए।
आर्टिकल 19 जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि कैसे अमेंडमेंट हो सकती है, और आज बहुत से जापानीज ये डिमांड कर रहे हैं कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल रियलिटी को देखते हुए हमें इसमें बदलाव और संशोधन लाना चाहिए। आज जापान को सबसे बड़ा खतरा है नॉर्थ कोरिया से। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो पूरा का पूरा कोरियन एम्पायर है, यानी कि चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे वो साउथ कोरिया हो, वो जापान के कंट्रोल में था। ये पूरा का पूरा एक कोरियन पेनिनसुला होता था पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, और ये पूरा का पूरा जापान के कंट्रोल में होता था, जापान इंपीरियलिज्म में। तो यहाँ पे जापानीज आर्मी ने जो ब्रूटैलिटी दिखाई और जो उन्होंने नृशंसता से यहाँ पे हत्याएं की, उसको लेकर के आज भी कोरियंस में काफ़ी ज़्यादा रोष है। साउथ कोरिया की कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली एक ऑर्डर दिया था, और साउथ कोरिया और जापान में भी एक छोटी सी ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी। हालांकि साउथ कोरिया एक पैसिफिस्ट देश है और ये भी कोई बहुत ज़्यादा युद्ध के लिए नहीं है, ये अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देता है, और अमेरिका ने इसको शील्ड प्रोवाइड करके रखी है। यहाँ अमेरिका के बेसेस हैं नॉर्थ कोरिया से मिसाइल थ्रेट जो है उसकी वजह से। नॉर्थ कोरिया का जो आज का शासक है यानी कि किम जोंग उन, ये पूरी तरीके से एक सन की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और किसी को भी नहीं पता कि ये कब एक मिसाइल छोड़ दे और कब क्या कर दे। ये जो सी ऑफ जापान आप देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे अपनी कई मिसाइल्स छोड़ी हैं, जिसकी वजह से जापान पे एक लगातार थ्रेट बना हुआ है। सो जापानीज आर टॉकिंग अबाउट अमेंडिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं नॉर्थ कोरिया पे, और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका कहता है एक रोग स्टेट। अमेरिका इसे, नॉर्थ कोरिया और ईरान को एक रोग स्टेट बताता है। यूएस से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके बाद से यहाँ इसने अपनी मिसाइल्स पावर बढ़ा ली हैं, और चाइना के एक कोवर्ट सपोर्ट की वजह से चाइना ढके छुपे उसमें पूरी दुनिया से छुपाकर लगातार सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को। और नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम 10 से 15 बॉम्ब्स, जो अलग अलग रिपोर्ट बताती हैं उससे हम समझ सकते हैं कि 10 से 15 बॉम्ब की कैपेबिलिटी इसके पास भी है। इसके अलावा द रिजेंट ड्रैगन, तो ये मैं मैप आपको दिखा रहा हूं जापानीज एम्पायर का 1942 में। दिस वाज द पीक ऑफ जापानीज एम्पायर। ये पूरा का पूरा जापान इनका, ये पूरा कोरिया इनका, ये चाइना का एक बड़ा हिस्सा मंचूरिया, चाइना और यूएसएसआर का बड़ा हिस्सा, और ये वेस्टर्न चाइना का इतना हिस्सा ये इनका था। फ्रेंच इंडो चाइना, आज के आसियान देश सारे के सारे इनके थे। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो आप ये देख रहे हैं, ये भी इन्हीं के अंडर में आता था, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। ये पूरा का पूरा हिस्सा जापान के अंडर में था। तो जो चाइना ने यहाँ पे जापानीज ब्रूटैलिटी को झेला है मंचूरिया में, जापानीज ब्रूटैलिटी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि हिटलर का होलोकॉस्ट, उससे इसको कंपेयर किया जाता है। हिटलर के पास तो एक रीज़न था। हिटलर का कहना था कि जो ज्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया वर्ल्ड वॉर 1 में, और इन्हीं की वजह से जर्मनी पहले विश्व युद्ध में हारा। तो उसका तो नफरत क्लियर थी कि भाई मुझे ज्यूस से दिक्कत है, मैंने ज्यूस का होलोकॉस्ट कराया, और जो उसकी रेशियल सुप्रीमेसी की पूरी फिलॉसफी थी। हालांकि यदि आप रेशियल के हिसाब से देखो तो जो एथनिसिटी है वो तो जापानीज और चाइनीज की सेम है। आई मीन दे आर फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ एथनिसिटी, बट फिर भी जो क्लींसिंग यहाँ पे हुई है, पूरी तरीके से नरसंहार हुआ है, वो किसी से भी नहीं छुपा। और अमेरिका ने तो पर्ल हार्बर पे हुए अपने हमले का एटॉमिक बॉम्ब्स के माध्यम से बदला ले लिया, लेकिन चाइना जो उस समय बहुत कमज़ोर था और खुद एक सिविल वॉर में था, उसने आज तक बदला नहीं लिया है। चाइना के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक छोटा सा आइलैंड देश, आप देख सकते हैं कहाँ इतना बड़ा चाइना, ये तिब्बत भी आज चाइना का हिस्सा है, और ये शिनजियांग भी इन्होंने हड़प लिया है। तो ये पूरा का पूरा चाइना इतना बड़ा, और कहाँ ये छोटा सा जापान। तो कैसे इसने मुझे हरा दिया? आज भी चाइना इस बात को लेकर के नाराज है। आज एक असर्टिव चाइना की वजह से जापान अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी को त्यागने पे विवश हो चुका है। सिंकाकू आइलैंड्स का जो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट है, ये भी आपको रिसेंटली पता है, जहां पे जापान ने सिंकाकू आइलैंड का नाम बदलने की बात की, तो चाइना ने इस पे अपना दावा ठोक दिया। शिंजो आबे क्या चाहते हैं? अभी अभी जापान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तारो कानो, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि यदि नॉर्थ कोरिया ने ये मन बना लिया है कि वो अपने मिसाइल बेसिस का इस्तेमाल करेगा जापान के खिलाफ, तो जापान भी एक प्री एम्प्टिव अटैक, यानी कि प्री एम्प्टिव अटैक का मतलब क्या होता है? प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है कि जापान ने आज तक कहा था कि मैं तब तक युद्ध नहीं करूंगा, मैं तब तक कोई वेपन नहीं आप पर छोड़ूंगा जब तक कि मुझ पर खुद हमला नहीं होगा। लेकिन अब जापान की पॉलिसी में चेंज आया है और जापान एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है
कोई हमला ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। जापान और यूएस के बीच में एक डील हुई थी। यूएस और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट है कि अमेरिका हमेशा जापान को एक शील्ड प्रोवाइड करेगा। लेकिन आज अमेरिका के और जापान के रिश्ते उतने रॉक सॉलिड नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से, और उनकी अमेरिका फर्स्ट अप्रोच होने की वजह से टेंशंस बढ़ती चली गई हैं। पैंडमिक के बाद से चाइना का एटीट्यूड सबने देखा है, और सेंकाकू आइलैंड्स का विवाद मैंने आपको बता दिया। आज नए चैलेंजेस देखते हुए जापान की डिक्लाइनिंग सोसाइटी, आपको पता है यहाँ पे बूढ़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जापानीज इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते। ये यूरोपीय देशों की तरह नहीं है या कनाडा की तरह नहीं है कि इमिग्रेंट्स से इनकी पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाएगी। दीज आर वेरी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पीपल एंड दे रियली डोंट गिव अ डैम टू इमिग्रेंट्स एंड दे डू नॉट वांट इट। सो ये इकोनॉमी जहाँ पे स्टैग्नेशन है, जापान की 20 वर्षों तक जो ग्रोथ रेट है वो 1% से 1.5% पे स्टैग्नेटेड रही। ये जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बबल था 1990s में जो फूटा, उसके बाद से जापान पीछे होता चला गया। तो ये सारी चीज़ें जापान के आज के चैलेंजेस हैं, और इसी को देखते हुए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं। आज मैंने आपके लिए इस वीडियो के बाद कुछ MCQs डाले हैं। टोटल ये आई थिंक 5 हैं। जी हाँ, 5 MCQs हैं, और आज मैं इन्हें करा दे रहा हूँ। कल से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें खुद करें और इसका जो जवाब है वो कमेंट थ्रेड में ज़रूर दें। These MCQs will be from the video itself, and this will bring a mere revision for you all. So, which article of the Japanese Constitution mentions for the renunciation of war? जापानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वॉर को त्यागने की बात करता है कि हम वॉर नहीं लड़ेंगे? तो आर्टिकल 9, आर्टिकल 19, 29, 39। तो आप सभी को पता है इट इज़ आर्टिकल 9। जो नागासाकी के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ओवर नागासाकी? नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया उसका नाम क्या था? तो क्या वो लिटिल बॉय था, क्या वो अंकल सैम था, क्या वो फ्यूरियस जॉन था, या वो फैटमैन था? सो इट वाज फैटमैन। बाय द वे, कोई मुझे बताएगा अंकल सैम क्या है और किसे कहा जाता है अंकल सैम? इसके बाद हम आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन इन द जापान पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जापान में कौन से संविधान को रिप्लेस किया था वहां के नए कॉन्स्टिट्यूशन ने? तो क्या वो हिरोहितो था, क्या वो अकिहितो था, क्या वो मेजी था, क्या वो नारुहितो था? सो द करेक्ट आंसर इज मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये अकिहितो, नारुहितो, हिरोहितो क्या है ये आप कॉमेंट थ्रेड में बताइए। ये इंपॉर्टेंट हैं, जापान से ही जुड़े हुए लोग हैं, आप इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे एक युग का भी परिवर्तन, एक एरा का भी परिवर्तन हुआ है, और इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ जापानीज पार्लियामेंट? आपको पता है अलग अलग देशों की पार्लियामेंट के नाम अलग अलग होते हैं। तो क्या उसका नाम नेसेट है, क्या उसका नाम ड्यूमा है, क्या उसका नाम कांग्रेस है? ये वो कांग्रेस नहीं है जो इंडिया में एक पार्टी है, दैट इज डिफरेंट। क्या उसका नाम डाइट है? तो जो सही जवाब है वो है डाइट। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि कांग्रेस कहाँ की पार्लियामेंट है, ड्यूमा कहाँ की पार्लियामेंट है, और नेसेट कहाँ की पार्लियामेंट है। हु इज करेंटली द PM ऑफ जापान? जापान के अभी के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नाओतो कान है, कि तारो असो हैं, कि दिमित्री मेदवेदेव हैं, या शिंजो आबे हैं? तो आप सभी को पता है शिंजो आबे, सबसे पहले उन्हीं का चित्र मैंने आपको दिखाया था। कोई मुझे बताएगा ये दिमित्री मेदवेदेव साहब कौन है? क्या ये जापानी मूल के हैं या ये किसी और मूल के हैं? सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। आप इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं और अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। PT की तरफ से आपके लिए ये रिसोर्सेज हैं, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं, और इससे जो भी आपको बेनिफिट हो रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।